हाँ जी दोस्तों, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ओके। तो लास्ट सेशन में हमने इंश्योरेंस क्लेम और आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू करेंगे स्टडी नोट 9, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये इसका क्वेश्चन मिनिमम 8 से 10 नंबर का आपका एग्जाम में आता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। बस इसमें कुछ कैलकुलेशन है जो आपको पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद हायर परचेज की अकाउंटिंग प्रिपेयर कर पाओगे। तो हायर परचेज का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। यूजुअली जब आप कोई गुड्स या फिर कोई कैपिटल एसेट इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हो या फिर हायर परचेज पे खरीदते हो, दोनों में डिफरेंस होता है। पॉइंट इज, दोनों की पेमेंट ही इंस्टॉलमेंट में हो रही है। पहले आपको कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है और बैलेंस इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होती है। तो देखते हैं हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हायर परचेज का मतलब, इट इज एन अरेंजमेंट where the buyer of goods pays a down payment and balance in installments which include interest। तो वही पहले डाउन पेमेंट, उसके बाद जो बचा बैलेंस वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर हैवी अमाउंट परचेजेस। ये सिस्टम जो हैवी अमाउंट की एसेट्स आप परचेज करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, उन ट्रक्स, उन सब में हायर परचेज का सिस्टम काम आता है। हियर द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, यानी कि मैंने जो एसेट है वो आपको एकदम ट्रांसफर कर दी, लेकिन बट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। मालिकाना हक आपको कब मिलेगा? जब आखिरी इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे। तो पॉइंट इज, हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट्स पे करना मैटर नहीं करता, एसेट का ट्रांसफर होना मैटर नहीं करता, टाइटल ऑफ गुड्स मैटर करता है। टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा, ओनरशिप तब दी जाएगी जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, और अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले आपने पेमेंट मार ली, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द सेलर हैज द राइट टू रीपोजेस द गुड्स। तो जो बेचने वाले पार्टी है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो माल आपसे हड़प ले। इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। इंस्टॉलमेंट सिस्टम का मतलब होता है, यहां पे सेलर नीड्स टू एग्री द पेमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स। सर बात तो एक ही है, इसमें भी इंस्टॉलमेंट उसमें भी इंस्टॉलमेंट नहीं। इन दिस सिस्टम पोजेशन एंड ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। भाई साहब, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में माल आपके पास ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, सारे रिस्क और रिवॉर्ड उससे जुड़े हुए वो भी ट्रांसफर हो गए। इसका मतलब हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? आखिर इंस्टॉलमेंट के बाद, और इंस्टॉलमेंट में इमीडिएटली जैसे ही सेल हुई ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हो, सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं कर रही, तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्लेम डैमेजेस के लिए आप उस पर क्लेम लगा सकते हो। आप गुड्स को रिपोजेस नहीं कर पाओगे। इन केस ऑफ डिफॉल्ट सेलर कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स। तो पॉइंट इज, यूजुअली जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है वो छोटी एसेट्स के लिए होता है। छोटी एसेट्स में ओनरशिप हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि स्मार्टफोन आप खरीदते हो 20, 25, 50, 1 लाख तक का, तो उस केस में जो इंस्टॉलमेंट्स होती है 2, 4, 5 हजार, 10 हजार की, वहां पे गुड्स रिपोजेस नहीं होते, बस आपके ऊपर क्लेम, डैमेजेस, पेनल्टी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप घर खरीद रहे हो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का, उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट मंथली। ओहो, वहां पे इंस्टॉलमेंट मत दो, घर के कागज बैंक के पास पड़े हैं, बाकी आप समझदार हो। हाँ, आगे प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं वो है, पहला, कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन डिफरेंट केसेस। यहां पे टोटल 4 से 5 केस हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हायर परचेज के अंदर जो पार्टी होती हैं वो होती हैं दो, एक होता है हायर परचेजर और दूसरा हेलो, गोली मारने वाली बंदूक नहीं आज मेरे पास, हायर परचेजर, हाँ, और दूसरा हायर वेंडर। आगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, और दोनों की बुक्स में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे हायर परचेज के केस में। तो ये दो चीजें आपको प्रैक्टिकली करनी है इस चैप्टर के अंदर। आगे, हायर परचेज, इसमें आपके दो मेथड है। हायर परचेजर की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, आपके टोटल दो मेथड होते हैं।
पहला मेथड 1 कैश प्राइस मेथड और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। क्या हुआ? हाँ मैं समझ गया। पहला स्पेलिंग मिस्टेक, मेथड 1 कैश प्राइस मेथड और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। क्या करूं? बालकों के नोट से बताओ, लिखवाए हुए मेरे हैं लेकिन बालकों के हैं ना, बालक तो बालक होता है, अब बालक को माफ कर दिया जाए, बालिका भी हो सकती है। कैश प्राइस मेथड और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। मैं आपको बता दूं कैश प्राइस मेथड में जब एसेट ट्रांसफर होती है तो पूरी की पूरी एसेट ट्रांसफर हो जाती है और उसमें स्टेप बाय स्टेप ईयरली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पेमेंट में। इंटरेस्ट सस्पेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा इंटरेस्ट एक ही साथ रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में जैसे जैसे वो ड्यू होता है उसको हम ट्रांसफर करते रहते हैं इंटरेस्ट अकाउंट में। सर क्या मतलब, क्या बोल दिया आपने, पता नहीं। देखते हैं पहला मेथड। हायर वेंडर की बुक्स में भी दो मेथड है भाई साहब, पहला सेल्स प्राइस मेथड और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस दोनों में सेम है, ये भी सेम है। ऐसा क्यों बोला मैंने, बताता हूं। हायर परचेजर के लिए जो आप खरीद रहे हो वो गुड्स नहीं है, वो आपके लिए एक एसेट है, इसलिए उसमें बोला गया है कैश प्राइस मेथड। लेकिन जो हायर वेंडर पार्टी है ये बेच रही है, अगर आप ट्रक बेचने वाले से ट्रक खरीदोगे तो जो ट्रक खरीद रहा है उसके लिए ट्रक है, बेचने वाले के लिए वो माल है, माल गुड्स, तो वो सेल है उसके लिए, इसलिए इसमें बोला गया है सेल्स प्राइस मेथड और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अब आते हैं डिफरेंट केसेस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। पहला मैं आपको बता दूं, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैं आपको प्रैक्टिकल टॉपिक्स के साथ करा रहा हूं, लेकिन अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए आपको क्वेश्चन खुद रेफर करने हैं, मैं आपको पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूंगा। When rate of interest, total cash price and installments are given, यानी कि आपको क्या क्या गिवन है, टोटल कैश प्राइस एसेट का जितने की वो है कॉस्ट उसकी, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपको गिवन है और इंटरेस्ट का रेट भी आपको गिवन है। तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, क्या निकालना है इसमें देखते हैं। नोट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। वो बोल रहा है आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है, जो बचा हुआ कैश प्राइस है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। तो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 1, मैं आपको इलिस्ट्रेशन 1 भी खोल के दिखा देता हूं। कहां है भाई साहब इलिस्ट्रेशन 1? इलिस्ट्रेशन 1, तो इलिस्ट्रेशन 1 में आपको दिया है, कहां है, हेलो हेलो, हाँ ये रहा। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स ने एक कार खरीदी 1 जनवरी 2011 को, उसका कैश प्राइस 4.5 लाख है। थोड़ा स्पीड से कराऊंगा तो आपको कम से कम 5 बार देखनी है, ठीक है। आपको 90,000 रुपए डाउन पेमेंट करनी है और 3 इंस्टॉलमेंट है, 1,70,000, 1,50,000 और 1,08,460 की। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको दे रखी हैं, पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स आपको सब गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर ईच ईयर। हर साल आपको इंटरेस्ट निकाल के देना है। तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले हो, पता नहीं क्या खोल दिया मैंने, हाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपकी 1.5 लाख, 1,70,000 और 1,08,460, टोटल 4,28,460 बैठ रहा है, ठीक है। ये सारी इंस्टॉलमेंट्स मिला के बैठ रही हैं, इसमें ये पक्का टोटल यही आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें से माइनस कर दो बचा हुआ कैश प्राइस, मैं ऊपर आपको बताना भूल गया दोस्तों, 4.5 लाख का कैश प्राइस था, उसमें जब आप डाउन पेमेंट कर चुके हो तो डाउन पेमेंट करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है वो 3,60,000 है, ठीक है। इसके बदले आप ये 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 3 इंस्टॉलमेंट कितने की बैठ रही है, 4,28,000 और आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है 360, तो इस 360 के बदले आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, 428,460। इसका मतलब जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है बैलेंस, दैट इज 68,460, ये टोटल इंटरेस्ट है। लेकिन हमें हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का यूज करना है। कैसे, टेबल, पहला बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, फर्स्ट कॉलम में आएगी डेट, उसके बाद बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स पेड और
उसके बाद आपका 10% इंटरेस्ट, और फिर आएगा कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। 1 जनवरी 2011 को जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था वो पूरा का पूरा बाकी था, फुल कैश प्राइस 4,50,000 कैश डाउन पेमेंट मिला के। इसमें से जब आपने 90,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो उसमें इंटरेस्ट कितना था? 0। क्यों? डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब इस इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना है? ये खुद ही कैश प्राइस है पूरा 90। तो जब आप 4.5 लाख में से 90,000 दे चुके हो तो अब आपके पास जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बचेगा अगली इंस्टॉलमेंट से पहले, वो कितना बचेगा? 3,60,000। अब इन 3,60 में आपको जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो 1,70,000 की है, लेकिन इंटरेस्ट कितना है? 10%। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 3,60,000, तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे ही इंटरेस्ट लगाया जाता है। 3,60,000 का 10% 36,000। इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 170 में 36 जुड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट हटा दो तो इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना बचा? 1,34,000। 1,34,000। अब आपने 3,60 के आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में से 1,34,000 का कैश प्राइस पे कर दिया, तो अब आपके पास आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचा? 2,26,000। अगली इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख की है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 2,26 है। 2,26 का 10% इंटरेस्ट 22,600 होता है। 1,50 में से 22,600 22,600 का इंटरेस्ट है, तो आपका बचा हुआ पेमेंट इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस की कितनी होगी? 1,27,400। तो आपने 226 में से 127,400 का कैश प्राइस माइनस कर दिया, तो आपके पास आखिरी में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचेगा? 98,600। वैसे तो जो आखिरी इंटरेस्ट होता है वो बैलेंस करके निकाल लिया जाता है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी पता था 68,460 का, तो अगर आप ये दोनों माइनस कर दो तो बचा हुआ इंटरेस्ट आ जाएगा 9860। वैसे बाई चांस की बात है कि 98,600 का 10% भी 9860 ही होता है। तो 1,08,460 की इंस्टॉलमेंट में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो कैश प्राइस आएगा 98,600। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो बस ये था आपका पहला केस। अब चलते हैं सिचुएशन 3 पे। हैं 3 2 कहाँ गई? 2 आएगी, रास्ते में है। हाँ, सिचुएशन 3, व्हेन ओनली इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन। वो बोल रहा है आपको खाली इंस्टॉलमेंट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस आर नॉट गिवन। ओहो, अच्छा, फिर क्या करेंगे? हो, देखते हैं क्या करेंगे। तो इलिस्ट्रेशन 3 में देखते हैं आपको क्या दे रखा है। इलिस्ट्रेशन 3, इलिस्ट्रेशन 3 में आपको दिया है एक्स एंड कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार ऑन 1 अप्रैल 2009। 60,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दी और बैलेंस आपको देना है एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 55, 50, 45, 40, 55,000, 50, 45 एंड 40,000। ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस ऑफ द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। वो बोल रहा है ये 55, 50, 45, 40 के अंदर इक्वल कैश प्राइस है, इसका मतलब इंटरेस्ट अलग अलग है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपको इंस्टॉलमेंट्स दे रखी है, ये जो आपको इंस्टॉलमेंट्स दे रखी है, यहां पे डाउन पेमेंट दी आपको 60,000 और यूजुअली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लीस्ट अमाउंट इज इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन सी इंस्टॉलमेंट में होता है? पहली, और सबसे कम आखिरी। तो ऐसे में अगर मैं कैश प्राइस को x मान लूं और इंटरेस्ट को i, अगर मैं कैश प्राइस को लेट कैश प्राइस इज इक्वल टू x एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू i, तो यहां पे आपको पता है कि जो कैश प्राइस है हर इंस्टॉलमेंट में वो इक्वल है। तो इसका मतलब जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी x प्लस आई इज इक्वल टू 40,000। ये आपके लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट से आप ऊपर आते जाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे x प्लस 2i, सेकेंड पे 3i
और आखिरी में 4i, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि 4 गुना इंटरेस्ट पाया जाएगा। तो इन सब का प्राइस आपको दे रखा है। अब इसमें से कोई सी भी दो इक्वेशन उठा लो और उनको सॉल्व कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 35,000 और आपका i कितना आ रहा है 5,000। ठीक है, तो यहां पे आपने निकाल लिया i इज इक्वल टू सारे इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, i 2i 3i 4i, और कैश प्राइस आ रहा है आपका 35,000 ईच। तो ये था आपका कैलकुलेशन जब आपको कुछ नहीं दिया, बस इंस्टॉलमेंट्स दिए और डाउन पेमेंट दिए, कैश प्राइस भी नहीं दिया और आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया, इंटरेस्ट का रेट भी नहीं दिया। तो उस केस में आपको अजम्पशन लेनी होती है कि कैश प्राइस क्योंकि इक्वल है तो लेट कैश प्राइस इज इक्वल टू एक्स। इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा। आगे ये था आपका सिचुएशन 3। अब आते हैं सिचुएशन 4 पे। सिचुएशन 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपको दिया हुआ है। सिचुएशन 4 में आपको दिया है व्हेन रेफरेंस टू एन्युटी टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। यहां पे आपको एन्युटी टेबल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, इंस्टॉलमेंट दी होती है, लेकिन आपको कैश प्राइस नहीं दिया होता। तो वो कैश प्राइस निकालने के लिए आपको एन्युटी टेबल का यूज करना होता है। ठीक है, यहां पे एन्युटी टेबल की वैल्यू आपको दे रखी है 2.7232। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 एट द रेट 5% पर एनम इज 2732। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2010 एक्स परचेज प्लांट फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक्स ने प्लांट खरीदा, हायर परचेज जो सेटल हुआ रेट वो था 60,000 रुपए में। पेबल एज 15,000 ऑन 1 जनवरी 10, 15,000 एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव ईयर्स। दोस्तों ध्यान देना, ये मेथड तभी कारगर होगा जब इंस्टॉलमेंट्स बराबर होंगी और डाउन पेमेंट 0 होगी। एन्युटी मेथड तभी लगेगा जब यहां पे कोई डाउन पेमेंट नहीं होगी, नो डाउन पेमेंट, और साथ में जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपकी इक्वल हो, तभी ये मेथड आप लगा पाओगे। एक्सट्रीमली सॉरी, तभी ये मेथड आप यूज कर पाओगे। तो यहां पे इंटरेस्ट वाज चार्ज 5%, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है एन्युटी की 3 साल की 2.7232। तो इस केस में जो आपकी वैल्यू आएगी कैश प्राइस की, दैट विल बी इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, रेफरेंस टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर फ्रॉम एन्युटी टेबल फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ, यानी कि गिवन पीरियड आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 5%, उसके हिसाब से जो पीवीएएफ आपको दे रखी होगी वो फॉर्मूले में लगा दी जाएगी। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, अच्छा यही वाला लिया था, ठीक है, फिर तो ठीक है। एक्स परचेज ट्रक, कैश प्राइस गिवन नहीं है, 1.5 लाख 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देना 10% पर एनम पे, लेकिन ये 10% के हिसाब से था। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर आप 15,000 को मल्टीप्लाई करते हो, टोटल इंस्टॉलमेंट्स आपकी 15,000 की थी, 15,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2.7232 से, अच्छा इसमें डाउन पेमेंट भी थी क्या, 2 केस कहां थे, अच्छा जब डाउन पेमेंट हो और ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मॉड्यूल में आपको बिना डाउन पेमेंट वाला वो केस दिया हुआ है। तो अगर डाउन पेमेंट हो और डाउन पेमेंट ना हो तो क्या होगा, डाउन पेमेंट अगर दी भी हो तो बस वो उसमें प्लस हो जाएगी और कुछ नहीं होगा एडिशनल। ठीक है, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 4 ये रहा, 4 में आपको शायद डाउन पेमेंट दे रखी है, सेटल एट 60,000, पेबल एज 15,000 ऑन 1 जनवरी 10। यस, इसमें आपको डाउन पेमेंट दे रखी है, तो डाउन पेमेंट आपकी प्लस हो जाएगी इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी फैक्टर जो आप निकालोगे। 15,000 3 इंस्टॉलमेंट है 45 को मल्टीप्लाई करो 2.7232 से, निकल के आएगा आपका कैश प्राइस।
ये कितना आ रहा है 40,848 और इसमें प्लस कर देंगे आपकी डाउन पेमेंट, निकल आएगा आपका टोटल कैश प्राइस 55,848। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो हायर परचेज प्राइस है वो 60,000 है, ठीक है। इसका मतलब जो डिफरेंस है दैट इज इंटरेस्ट। ये था आपका एन्युटी मेथड। अब आते हैं अपनी आखिरी सिचुएशन पे, सिचुएशन 2। ये मैंने क्यों छोड़ रखी थी उसका रीजन था, ये पहले केस का उल्टा है। जो आपने केस 1 किया था उसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स दी थी, कैश प्राइस भी दिया था और आपको इंटरेस्ट का रेट दिया था। वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना था। ये केस में कैश प्राइस ही गायब कर रखा है। तो पॉइंट इज कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे जो आप इंटरेस्ट निकालते हो वो अब आप नहीं निकाल पाओगे। अब आपको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा कैसे? आखिरी इंस्टॉलमेंट से, क्योंकि सबसे कम इंटरेस्ट किस में होता है? आखिरी इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2। X purchased a TV on hire purchase system. As per the terms, he is required to pay 3,000 down. इसकी डाउन पेमेंट 3,000, 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 4,000 पहले साल में, 3,000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 3,000 सेकंड ईयर में, 5,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये आपको डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको दे रखी हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, 12% का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस ऑफ टीवी एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है हर इंस्टॉलमेंट पे और कैश प्राइस निकालना है। सबसे पहले हम उठाएंगे आखिरी इंस्टॉलमेंट। आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की? 5,000। मुझे बताओ इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? यस। तो जब इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कितने परसेंट जुड़ा हुआ है? 12%। तो ये ऑलरेडी 112% के इक्वल होगा। जब हम इसमें से इंटरेस्ट का एलिमेंट अलग करेंगे, जब हम इसमें से इंटरेस्ट का एलिमेंट अलग करेंगे, तो जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है 5,000 की, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट अलग करने के लिए इसको 100 से डिवाइड नहीं किया जाएगा, 12/100, इसको 112 से डिवाइड किया जाएगा। क्यों? इसके अंदर ऑलरेडी 12% जुड़ा हुआ है। तो डिवाइड बाय 112 इंटू 12, कितना इंटरेस्ट आ गया? 536। अब मुझे बताओ ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा था, तो अगर मैं इसमें से ये इंटरेस्ट हटा दूं तो इसका कैश प्राइस कितना आया? 4,464। ये आ गया आखिरी इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगाया होगा, मुझे बताओ जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पे करने वाले होंगे तो इसमें ये सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे करनी बाकी है और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे करनी बाकी है। यानी कि आपने जो टोटल इंटरेस्ट लगाया होगा वो इस टोटल कैश प्राइस पे लगाया होगा, आखिरी की 2 इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस पे लगाया होगा। इसका मतलब जब मैं दूसरे इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकालूंगा या इंटरेस्ट निकालूंगा तो उसमें जो इंटरेस्ट निकलेगा उसमें आखिरी इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट जुड़ेगा, तभी आप उसका इंटरेस्ट निकाल पाओगे। कैसे? ऐसे। जो डायलॉग मैंने मार दिया इसको 5 बार सुन लेना, पहली बार में दिमाग में ना घुसाओ। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का हायर परचेज प्राइस आपको दे रखा है 3,000। अब इसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट अलग करते हैं, तो इसमें पहले मैं जोड़ूंगा तीसरी इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस, क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले दूसरी इंस्टॉलमेंट बाकी थी और खुद तीसरी भी बाकी थी। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे ही इंटरेस्ट लगता है, लेकिन उनके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो यहां पे 3,000 प्लस उससे जो कैश प्राइस आया तीसरी इंस्टॉलमेंट का 4,464 इंटू 12/112, तो ये आ गया आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 800। अब मुझे बताओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट का हायर परचेज प्राइस 3,000 है, इसका इंटरेस्ट 800 है, तो इसका कैश प्राइस कितना हो गया? 2,200 रुपए, 2,200। अब पहली इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। पहली इंस्टॉलमेंट का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसमें तीनों इंस्टॉलमेंट्स का कैश प्राइस जुड़ेगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट 4,000 की खुद है, 2,200 रुपए का कैश प्राइस आपने अभी निकाला, 4,464 का कैश प्राइस आप निकाल चुके थे थर्ड इंस्टॉलमेंट का पहले ही, तो ये दोनों भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ये तीनों ही बाकी है। तो इंटरेस्ट 12/112 कितना आ गया? 1143। 1143 को उड़ा देंगे 4,000 में से, उड़ाने के बाद जो बचेगा वो है कैश प्राइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, कितना? 2,857। ये था आपका पहली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस।
तीनों इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आप निकाल चुके हो, डाउन पेमेंट आपको दे रखी है, चारों आइटम प्लस कर दो। किस किस को प्लस करना है? तीनों इंस्टॉलमेंट्स का कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट, टोटल कैश प्राइस आ गया। टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस कैश प्राइस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, तो निकल के आएगा 12,521। टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा? 12,521 टोटल कैश प्राइस है, टोटल हायर परचेज प्राइस 15,000 है, 15,000 में से टोटल कैश प्राइस हटा दो तो निकल के आएगा 2479। पानी पी लो। यस एवरीवन, ये था आपका सेकंड केस। अब यहां से हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर मैंने आपको बताया दो मेथड्स होते हैं, कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो पहले हम करेंगे कैश प्राइस मेथड। जनरल एंट्रीज में बता रहा हूं, अकाउंट्स आपको फॉर्मेट में दिखा दूंगा, बट आपको प्रिपरेशन खुद करनी है अकाउंट्स की। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पहला, जब एसेट आप खरीदोगे, हायर परचेजर एसेट खरीदेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है? एक लायबिलिटी जिसको पेमेंट आपको करनी है बाद में। ठीक है, यहां पे जो अमाउंट आएगा वो कैश प्राइस से आएगा। दूसरी एंट्री, डाउन पेमेंट के टाइम पे एंट्री आएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक पेमेंट, डाउन पेमेंट। तीसरी एंट्री, साल के एंड में पास होगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एसेट के ऊपर। बालकों वाली 11वीं क्लास वाली एंट्री बचपन की आदत करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस होता है, उसको पे करना है। ठीक है, और उस एक्सपेंस से एक लायबिलिटी जो कि हायर वेंडर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पेमेंट किसको करनी है? हायर वेंडर को। तो एक्सपेंस डेबिट पैदा करने के लिए डेबिट और लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए हायर वेंडर क्रेडिट। तो एंट्री में आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ये थी आपके इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री। अब हम करेंगे उसकी पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट। तो हायर वेंडर डेबिट टू बैंक, पहली इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट मिला के पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद जो ऊपर आपने दो एक्सपेंस पैदा किए, पहला डेप्रिसिएशन दूसरा इंटरेस्ट, पहला डेप्रिसिएशन दूसरा इंटरेस्ट, वो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। ये था आपका पहला साल, खत्म, नमस्ते बाय बाय टाटा। सर इसके बाद कुछ नहीं करना, करना है दूसरा साल। नोट, एंट्री नंबर 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 will be repeated every year till the last installment is paid। वो कह रहा है एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 रिपीट होंगी। 3, 4, 5, 6 जो एंट्री थी कौन सी थी? डेप्रिसिएशन की एंट्री रिपीट होगी, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री रिपीट होगी, P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री रिपीट होगी, और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री रिपीट होगी। इलिस्ट्रेशन 5 ये आप कर लेना। उसके बाद आती है आपकी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, सेल्स प्राइस मेथड। अब यहां पे हायर वेंडर के लिए जो माल होता है वो गुड्स है, यानी कि जो बेच रहा है वो गुड्स है, गुड्स फॉर हायर वेंडर। तो इस केस में सबसे पहले सेल की एंट्री आएगी हायर वेंडर की बुक्स में, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। ये कौन है? डेटर। क्यों? इससे पेमेंट मिलेगी आपको, डेटर से आपको पेमेंट मिलती है ना, तो हायर परचेजर को आप क्या करोगे? डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ये इनकम है उसके लिए। सर एसेट नहीं जा रही इसके? नहीं, उसके लिए है, सामने वाले के लिए एसेट, इसके लिए तो माल है, माल। ऑन रिसीविंग डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट जब आपको मिलेगी तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। उसके बाद चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ध्यान देना दोस्तों, इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए इनकम होता है। इनकम कौन सी साइड में पैदा होगा? क्रेडिट साइड में। उससे डेटर फिर पैदा होगा, कौन? हायर परचेजर। एंट्री में आएगा हायर परचेजर डेबिट, कहां गया? हाँ ऊपर है, हायर, मैं नीचे देख रहा था, हायर परचेजर डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये है आपके इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री। आप उसके ऊपर चार्ज कर रहे हो, आपके ऊपर नहीं चार्ज किया जा रहा, आप उसके ऊपर चार्ज कर रहे हो। तो पॉइंट इज ऑन रिसीविंग इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगी तो हायर परचेजर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ये थी आपकी इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री। उसके बाद ऊपर आपने इनकम पैदा करी थी इंटरेस्ट क्रेडिट करके, ऊपर इंटरेस्ट क्रेडिट किया आपने, ये इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा ये बाद में डेबिट होकर खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी एंट्री नंबर 3, 4, 5 रिपीट होंगी एवरी ईयर टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। सर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा? ओहो, माल पे कभी डेप्रिसिएशन लगता है? सामने वाली पार्टी के लिए एसेट है वो लगाएगा, ये थोड़ी लगाएगा। आगे डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट में आपको बता दो दोस्तों,
बैलेंस शीट में बैलेंस किस तरीके से दिखाया जाता है, जो आपका हायर परचेजर की बुक्स है उसके पास उसकी एसेट है, जो भी फिक्स्ड एसेट उसने खरीदी थी उसमें डेप्रिसिएशन माइनस वो करेगा और अपनी एसेट का बैलेंस दिखाएगा एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में जो वो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करता है तो वहां पे आता है हायर परचेज क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है, ठीक है। जो भी बैलेंस उसका अमाउंट पेबल है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो लायबिलिटी साइड में दिखाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना। इधर आ जाओ, हायर वेंडर की बुक्स में बस एसेट साइड में हायर परचेजर आता है डेटर्स के नाम से, जो कि एक करंट एसेट होता है। सर इसके लिए लायबिलिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल्टरनेटिवली इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर आप क्या कर सकते हो, जो आपका फिक्स्ड एसेट है जिसका बैलेंस आप दिखा रहे थे उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके जो हायर परचेज क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको पे करना है, यानी कि जो आप एसेट दिखाने वाले हो एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में, ऐसी की तैसी एसेट में से जो लायबिलिटी साइड वाले क्रेडिटर्स हैं वो इसी में से माइनस कर दो। तो इसका मतलब एसेट में से बैलेंस इन हायर परचेज क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएगा, तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो आपको दिखाना है एसेट साइड में। इसके बाद इलस्ट्रेशन 6 मैंने कराई थी, ये भी कर लेना। आगे डिफॉल्ट एंड रिपोजेशन, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आता है डिफॉल्ट एंड रिपोजेशन का। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो हायर परचेजर है वो इंस्टॉलमेंट्स देने में सफल नहीं रहा, यानी कि अब वो इंस्टॉलमेंट ही इज नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट, तो अब क्या होगा, रिपोजेशन। हायर वेंडर हायर परचेजर की जो एसेट्स हैं वो रिपोजेस कर लेगा। अब रिपोजेशन में दो केस होते हैं, पहला फुल रिपोजेशन और दूसरा पार्शियल रिपोजेशन। तो हायर वेंडर की जो बुक्स होती हैं उसमें यूजुअली आपने देखा होगा एक ही अकाउंट बनता है, हायर परचेजर अकाउंट, लेकिन गुड्स रिपोजेशन के केस में उसके में दो अकाउंट बनेंगे, पहला हायर परचेजर का अकाउंट और दूसरा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है, ये फ्रेश एसेट नहीं है, यूज की हुई एसेट है, इसको रिपेयर कराना पड़ता है उसको। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखेंगे आगे। फुल रिपोजेशन क्या हुआ, डेट भी लिखी थी। फुल रिपोजेशन का मतलब व्हेन हायर वेंडर रिपोजेसेस ऑल द एसेट्स फ्रॉम द हायर परचेजर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, हायर परचेजर से वो सारी एसेट हड़प लेता है, उसको बोलते हैं फुल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन के केस में व्हेन द हायर वेंडर रिपोजेसेस सम ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द हायर परचेजर एंड द बैलेंस इज लाइंग विद द हायर परचेजर, वो कह रहा है कुछ एसेट वो हायर परचेजर के पास छोड़ देता है और कुछ वो हड़प लेता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों के केस में क्या होगा। बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो हायर परचेजर की जो बुक्स हैं इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट ऑल द एंट्रीज विल बी सेम एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मैं बता दूं दोस्तों, जब रिपोजेशन होता है तो वो जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है उसी इंस्टॉलमेंट की एंट्री डिफरेंट आएगी, बाकी सब सेम है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा, इंटरेस्ट ड्यू होता रहेगा। पॉइंट इज वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया ना, तो वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी, गुड्स रिपोजेस्ड की एंट्री आएगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री सेम, डिफॉल्ट की एंट्री करते हैं। ये हायर परचेजर की बुक्स है, मैं आपको बता दूं, जब आपने एसेट खरीदी थी तो एंट्री आई थी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, जब एसेट जाएगी हायर वेंडर डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना आएगा, बैलेंस पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद उसकी पेमेंट बाकी हायर वेंडर की, सारी एसेट उसने हड़प ली है, जो बैलेंस पेमेंट है उसी पेमेंट पे वो इंटरेस्ट के साथ एसेट को उठा लेगा। लॉस ऑन रिपोजेशन, यूजुअली क्या होता है, जिस वैल्यू पे वो एसेट जा रही है वो कम होती है आपकी बुक वैल्यू से, हायर परचेजर की बुक वैल्यू से जो एसेट उसमें पड़ी हुई है, तो हायर परचेजर को लॉस होता है। इस लॉस से एसेट की वैल्यू गिर रही है तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लॉस ऑन रिपोजेशन। इसके बाद है आपका बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में देखते हैं क्या एंट्री आएगी, सारी एंट्री सेम है, किसको छोड़ के, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को छोड़ के। तो डिफॉल्ट की जो एंट्री होती है हायर वेंडर के पास
उसकी एसेट वापस आ रही है, लेकिन एसेट डेबिट मत करना, उस एसेट का नाम दूसरा है। क्या नाम है? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो एंट्री आएगी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट, किससे? टू हायर परचेजर। जब आपने हायर परचेजर को माल बेचा था, आपने एंट्री करी थी हायर परचेजर डेबिट। हायर परचेजर डेबिट, उसको डेटर बना के पैदा किया था आपने। अब हायर परचेजर क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में वो एसेट आएगी जो आपने रिपोजेस कर ली है गुड्स रिपोजेस के नाम से। तो एंट्री आएगी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। रिपेयर्स ऑन गुड्स रिपोजेस्ड, यूजुअली क्या होता है, जब आप सामने वाली पार्टी से गुड्स रिपोजेस करते हो, उसने गुड्स में तबाही मचा के आपको दिया है, ट्रक का कबाड़ बना के वो आपको देगा एकदम, पहिया किधर जा रहा है, पेज किधर ढीले हो रहे हैं, हमें क्या पता। तो आपको उसको क्या कराना पड़ेगा? रिपेयर। तो एंट्री, क्योंकि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराए बिना आप इसको बेच नहीं सकते, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मल रेवेन्यू वाला नेचर का नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रीसेल द एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल लैंग्वेज में इस एक्सपेंडिचर को करे बिना आप इसको बेच नहीं सकते, तो ये एसेट की कॉस्ट में ही जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए यहां पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना डेबिट करके इस रिपेयर की जो एंट्री होगी वो होगी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट। ऊपर भी आपने डेबिट करके पैदा किया, अब इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड एट प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट पे बेच दिया इसको, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो आपने 30,000 रुपए में उसको बेच दिया और उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 27,000 थी, तो टू गुड्स रिपोजेस्ड 3,000, बाकी बचा हुआ बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में टू पीएनएल अकाउंट 3,000। लॉस पे बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो आपने 25 में बेच दिया, उसकी बुक वैल्यू 27 थी, तो डेबिट में आएगा 2 रुपए, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। ये थी आपके लॉस पे बेचने की एंट्री। अब देखते हैं पार्शियल रिपोजिशन के केस में क्या होता है। स्टेप्स टू बी फॉलोड अंडर पार्शियल रिपोजिशन। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है? लॉस ऑन रिपोजिशन। लॉस ऑन रिपोजिशन कैसे निकलता है? बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, जितने के गुड्स रिपोजेस हुए उसकी बुक वैल्यू, माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, एग्रीड वैल्यू। सेम है, पहले भी तो ये था, वो जो एग्रीड वैल्यू थी बस उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पार्शियल रिपोजिशन के केस में आपको एग्रीड वैल्यू निकालने का तरीका क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि मान लो नॉर्मली हायर परचेजर 10% से डेप्रिसिएशन लगा रहा है, हायर वेंडर बोलता ना हम नहीं मानते, हम 40 लगाऊंगा एक साथ, बता क्या कर लेगा। तो ऐसे में जो एग्रीड वैल्यू है उसका क्राइटेरिया निकालने का आपको दे रखा होगा, या फिर वो ये बोलेगा नहीं जो भी एसेट की कॉस्ट है डायरेक्ट 50% माइनस। ठीक है, मतलब वो आपको क्वेश्चन बता देगा, इंस्ट्रक्शन दे देगा कैसे आपको वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दोनों बुक वैल्यू और वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी लॉस ऑन रिपोजिशन। बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, जो गुड्स आपने रिपोजेस कर लिए उसकी कॉस्ट माइनस उन पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन रिपोजेशन की डेट तक का। ध्यान देना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स रिपोजेस बोला है, सारे गुड्स पे डेप्रिसिएशन मत लगा देना, वो तो लगा ही होगा वैसे भी, लेकिन आपको खाली कौन सी कॉस्ट उठानी है जो गुड्स रिपोजेस की है। 10 में से 4 ट्रक आपने रिपोजेस किए हैं, तो 4 ट्रक का डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करो उनकी कॉस्ट में से, तभी निकल के आएगा बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। Journal entries in case of repossession, partial repossession are same as in case of full repossession. जनरल एंट्री बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जो हायर परचेजर अकाउंट है उसमें बैलेंस सीडी पड़ा रहता है, ऐसा एसेट अकाउंट में बैलेंस सीडी पड़ा रहता है, हायर वेंडर अकाउंट में भी बैलेंस सीडी पड़ा रहता है, और हायर वेंडर की बुक्स में एक नया अकाउंट खुलता है जिसको बोलते हैं गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। उसके अंदर रिपेयर आता है, उसके बाद वो एसेट बिक जाती है और निकल के आता प्रॉफिट लॉस। तो ये था आपका चैप्टर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हाँ जी दोस्तों, अगली यूनिट आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ये ब्रांच अकाउंटिंग के साथ की दूसरी यूनिट है। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट एक साथ पढ़ाए जाते हैं यूजुअली, लेकिन आप इनको अलग भी पढ़ सकते हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके अंदर आपको मात्र 3 से 4 चीजों का ट्रीटमेंट सीखना है, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, और उसके बाद जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, उसके अंदर कौन सी एडजस्टमेंट्स होती है स्टॉक रिजर्व की और आपके अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल होने की, बस उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो देखते हैं डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन,
Usually, a firm measures its financial performance by preparing a single trading and P&L account of the firm as a whole. आपने देखा होगा जो नॉर्मली फर्म्स होती हैं वो अपना एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाती है, पूरे फर्म का प्रॉफिट एक साथ निकलता है, लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग वेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज मेजर्ड सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया जाता है, जिसको कॉलमर फॉर्म में भी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L कहते हैं। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट अलग अलग निकलता है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप सारे डिपार्टमेंट्स की मेजर कर सकते हो। चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि नॉर्मली जो खर्चे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नहीं दिए होते, कुछ दिए होते तो डाल दो, एलोकेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको आपको डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ता है रीजनेबल बेसिस पे, अपोर्शन करना पड़ता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। ट्रीटमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, यानी कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल भेजता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल भेजता है या फिर वहां से माल लेता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो वो प्रॉफिट आपको कैंसिल करना पड़ता है। अगर दूसरे डिपार्टमेंट का स्टॉक आपके पास अभी भी बचा हुआ है तो, हाँ मैंने क्या बोल दिया फिर से बता रहा हूं, एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को माल भेजता है और वो डिपार्टमेंट दूसरा बाहर माल बेच देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट के पास पहले वाले डिपार्टमेंट से आया हुआ माल बचा हुआ है और वो माल प्रॉफिट पे ट्रांसफर हुआ था, तो यार वो माल तो अभी थर्ड पार्टी को बेचा ही नहीं ना आपने, तो वो प्रॉफिट अभी अनरियलाइज है, उस अनरियलाइज प्रॉफिट को कैंसिल करना होता है। इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व, यही इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स, और ये आपका प्रैक्टिकल। अब देखते हैं सबसे पहले फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। आइटम्स ऑफ स्टॉक परचेज सेल्स आर रिकॉर्डेड डिपार्टमेंट वाइज। सिंपल सी बात है, माल जो बिकता है पता लग जाता है कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा माल बिका है, तो सेल की डिटेल, परचेज की डिटेल आपको स्टॉक की गिवन होती है डिपार्टमेंट वाइज। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट कैन बी एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड आर रिकॉर्डेड। वो कह रहा है ऐसा एक्सपेंस जो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली एलोकेट किया जा सकता है डिपार्टमेंट्स में, वो रिकॉर्ड हो जाता है डिपार्टमेंट वाइज। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, एक दूसरे को ट्रांसफर। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट जब बाहर थर्ड पार्टी को गुड्स सेल करता है। इट इन्वॉल्व्स डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो यहां पे आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स। पहला मेथड सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, जब हर डिपार्टमेंट की अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं। दूसरा सेम सेट ऑफ बुक्स, यानी कि सेंट्रलाइज्ड अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। यह आपके कॉलमर फॉर्म में होता है या फिर टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर होता है। आपके सिलेबस में कौन सा है, यही है। बुक्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे बनाए जाते हैं। इसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। और जो आपका टेबुलर फॉर्म में होता है ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, इसलिए यूजुअली ये वाइडली एक्सेप्टेड है बाय मोस्ट फर्म्स, यानी कि ज्यादातर फर्म्स इसी को प्रिपेयर करती है जिसमें कम खर्चा हो। और ये क्या है आपका, एक्सपेंसिव होता है, यूजुअली फॉलोड बाय लार्ज साइज फर्म्स। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। आगे बेसिस ऑफ एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस में आपको एलोकेशन अपॉर्शनमेंट का बेसिस दिया होता है, कुछ में नहीं दिया होता। तो उसमें आपको जो बेसिस दिया होगा वो बेसिस आपको खुद चूज करना है, लेकिन चूज करने के लिए आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप वो डिपार्टमेंट में खर्चा एलोकेट कर पाओगे। तो वो बेसिस ऑफ एलोकेशन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा अकाउंट्स बनाने से पहले। तो देखते हैं बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होता है। पहला सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी और कमीशन, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, कैरियज आउटवर्ड आफ्टर सेल एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, गो डाउन रेंट, स्टोरेज एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सारे खर्चे आपके सेल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सेल्स के बेसिस पे बांट दिए जाएंगे, जिसको हम टर्नओवर बोलते हैं। अगला दूसरा खर्चा कैरेज इनवर्ड और आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी परचेज से रिलेटेड होता है, तो ये परचेज के बेसिस पे डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया जाएगा। तीसरा रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये आपने देखा होगा यूजुअली ये पूरी बिल्डिंग का दिया जाता है एक साथ, तो ये बिल्डिंग के एरिया पे बांट दिया जाएगा, फ्लोर एरिया।
उसके बाद चौथा लाइटिंग। लाइटिंग आपका बटेगा लाइट पॉइंट्स के हिसाब से या फिर फ्लोर एरिया, लाइट पॉइंट्स गिवन ना हो तो। उसके बाद आपका अगला एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट बिल्डिंग, कॉमा इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये जो डेप्रिसिएशन है आपका बिल्डिंग को छोड़ के, और इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यानी कि ये बेसिकली आपकी उस वैल्यू पे बेस्ड है जो बिल्डिंग के अंदर पाई जाती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर फिक्सचर, उसका डेप्रिसिएशन। तो जो भी एसेट की वैल्यू आपको दी होगी उसके बेसिस पे बढ़ जाएगा, या फिर टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब अगर आपको 5 साल का डेप्रिसिएशन दिया है तो उसको 5 से डिवाइड कर लो, एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आएगा। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का इंश्योरेंस स्टॉक एवरेज स्टॉक की वैल्यू पे बांट दिया जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने अपने स्टाफ का इंश्योरेंस कराया है तो वो आपकी डायरेक्ट वेजेस पे बटेगा, उनकी डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। पावर का खर्चा हॉर्स पावर पे बढ़ता है या फिर आवर्स वर्क पे बढ़ता है। उसके अलावा कैंटीन का एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस और आपका मेडिकल बेनिफिट्स आपके एम्प्लॉइज को दिया जाता है, इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, ये जूम आउट इन कैसे हो जा रहा है? सॉरी, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर यूजुअली सारे डिपार्टमेंट में कुछ कुछ टाइम देता है, तो वर्क्स मैनेजर ने जितना टाइम आपको दिया है हर डिपार्टमेंट में, टाइम स्पेंट ऑन ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से वर्क्स मैनेजर की सैलरी को बांट दिया जाएगा डिपार्टमेंट में। प्रोविडेंट फंड और ईएसएफ कंट्रीब्यूशन, ये ईएसआई है। जो आपका पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है वो वर्कर्स की वेजेस और सैलरीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो उन्हीं की परसेंटेज में से काटा जाता है, तो वो उनकी वेजेस और सैलरीज के बेस पे बांट दिया जाएगा। एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग, एसी और हीटिंग का खर्चा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, इसके बेस पे डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया जाएगा। अब आते हैं डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स पे। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स के अंदर टोटल 3 स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। ये 2 स्टेटमेंट्स एक साथ बनते हैं, जिसको बोलते हैं आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग पीएनएल आपका एक साथ आप बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। फाइनली बनाया जाता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल पीएनएल अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है कि जो एक्सपेंस या इनकम अपोर्शन नहीं हो पाए डिपार्टमेंट वाइज, उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में पूरी फर्म के लिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। अब आते हैं आपके डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट पे। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पीएनएल का ही फॉर्मेट की तरह बनाया जाता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अलग अलग कॉलम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डाल दिए जाएंगे अमाउंट के। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट लिए हैं, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए बी और पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए और बी। डेबिट साइड में आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। सर इतना ही तो होता है, रुक जाओ भी, यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी होते हैं। तो मान लो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर किया, ठीक है। मान लो ए ने बी को माल ट्रांसफर किया, ए ने बी को ट्रांसफर किया, तो इस सिचुएशन में जो बी है, बी ने वो माल ए से लिया होगा, तो ऐसे केस में बी के पास डेबिट साइड में माल आएगा, यानी कि बी की परचेज मानी जाएगी। और क्योंकि बी को माल ट्रांसफर कर रहा है ए के लिए वो सेल मानी जाएगी, तो ए के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा ट्रांसफर टू बी, ए के कॉलम में निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अच्छा, ये पीएनएल में ट्रांसफर हो रहा है। जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद डेबिट साइड में आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स। निकल के आएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरल पीएनएल में देखते हैं फॉर्मेट। इसकी स्टार्टिंग होगी उस प्रॉफिट से जो आपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल से निकाला था, ट्रांसफर किया। क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट,
डिपार्टमेंट ए और बी दोनों का मिला के। डेबिट साइड में वो एक्सपेंसेस आएंगे जो एलोकेट नहीं हो सके, विच कुड नॉट बी एलोकेटेड। जनरल P&L के अंदर मैंने आपको बताया था जो इंटर डिपार्टमेंटल अकाउंट का स्टॉक होता है और उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कैंसिल किया जाना चाहिए करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ऊपर क्रेडिट साइड में आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ दूसरे डिपार्टमेंट का माल है जिसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट है, वो प्रॉफिट का एलिमेंट डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से कैंसिल होगा। तो डेबिट साइड में आएगा टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड में आएगा स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पे हम डाल देंगे आपका स्टॉक रिजर्व। वो इनकम्स जो आपकी अपोर्शन नहीं हो पाई, एलोकेट नहीं हो पाई, वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएंगे यहाँ पे और निकल के आएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये था आपका डिपार्टमेंटल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का ट्रीटमेंट। तो अगला टॉपिक है आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर करेगा तो उस केस में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ध्यान देना, अगर ट्रांसफर आपने कॉस्ट पे किया तो अलग ट्रीटमेंट, इनवॉइस प्राइस पे किया तो अलग ट्रीटमेंट। मैं आपको बता दूं कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इन दिस केस सपोज इफ ए ट्रांसफर्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट कॉस्ट प्राइस, तो नॉर्मली जो एंट्री आएगी वो नॉर्मल ही एंट्री आएगी। जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो डेबिट होगा और गिविंग डिपार्टमेंट क्रेडिट। तो एंट्री आएगी डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बी टू डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट ए। ये आएगी एंट्री ट्रांसफर करने की। जब इनवॉइस प्राइस पे माल ट्रांसफर होगा तो एंट्री देखो, in this case if all the goods received from another department are sold by the receiving department then no further adjustment are required। वो कह रहा है डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को माल भेजा और बी ने वो सारा माल बेच दिया मार्केट में थर्ड पार्टी को, कोई आगे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रॉफिट पहले ए ने रिकॉर्ड किया होगा बी को माल बेच के, ए ने रिकॉर्ड किया होगा बी को माल बेच के, बी ने माल बेच दिया थर्ड पार्टी को, तो ए का जो प्रॉफिट था वो फाइनली अक्रू हो गया, यानी कि पैदा हो गया। ठीक है, उसने रिसीव कर लिया था प्रॉफिट और वो प्रॉफिट ड्यू भी हो गया, यानी कि वो मार्केट में बिक चुका है और वो प्रॉफिट इनकर जनरेट हो चुका है। बिकॉज ऑल द नोशनल प्रॉफिट्स लोड बिकेम एक्चुअल प्रॉफिट्स, यानी कि जो नोशनल प्रॉफिट्स थे, जो अज्यूम्ड प्रॉफिट्स थे बी को माल बेचने के बाद, वो अब एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं बाहर माल बिकने के बाद। लेकिन समस्या तब आएगी, बट द प्रॉब्लम विल अराइज इफ देयर आर सम गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद द रिसीविंग डिपार्टमेंट। वो बोल रहा है प्रॉब्लम तब आएगी जब सामने वाले डिपार्टमेंट के पास ए का माल अभी भी पड़ा हुआ है कुछ अनसोल्ड। इस केस में in this case adjustment is made for unrealized profit for calculating correct profit or loss। तो जो माल उसके पास पड़ा हुआ है बी के पास ए का, उसमें जो अनसोल्ड गुड्स है ए का, उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट अभी भी जुड़ा हुआ है, तो वहां पे एडजस्टमेंट की जानी चाहिए अनरियलाइज प्रॉफिट की। हियर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इज मेड ऑन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसमें एडजस्टमेंट की जाएगी। कैसे? ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की जाएगी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको बता दूं ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो उस केस में P&L के क्रेडिट साइड में, जनरल P&L के क्रेडिट साइड में आपको ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व डालना है। तो एंट्री आएगी जनरल P&L अकाउंट क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के लिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, तो उसका रिजर्व डेबिट साइड में आएगा जनरल P&L के जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसके बाद आपको करनी है इलस्ट्रेशन 21, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है, और अब आते हैं आपके चैप्टर की एंडिंग पे। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर,
डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, बस आप कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट वाले ट्रांसफर वाले सारे कर लेना, और जिसमें आपको लोडिंग और स्टॉक रिजर्व दिया हो वो भी आपको सारे करने हैं। तो ये था आपका चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग।